तो देखिए बच्चों, पहला मेरा क्या है, फिजिक्स इज एन नेचुरल साइंस विच स्टडी ऑफ नेचर कॉमन नेचुरल फिनोमेना एंड लॉ। यानी कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स एक नेचुरल साइंस है। फिजिक्स एक नेचुरल साइंस है जिसमें हम प्रकृति में घटने वाली घटना और साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया नियम को अध्ययन करते हैं। फिजिक्स एक क्या है, नेचुरल साइंस है। साइंस का वैसा भाग है फिजिक्स। आपसे कोई पूछे क्या है तो बताइएगा कि नियम को अध्ययन करते हैं जो साइंटिस्टों के द्वारा दिया गया है। मेरा सेकेंड पॉइंट क्या है, जो फिजिक्स की उत्पत्ति यानी फिजिक्स एस्टेब्लिश्ड कहाँ से हुआ, यानी फिजिक्स कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो देखिए, फिजिक्स इज एन इंग्लिश वर्ड एंड इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्यूसिस विच मीन्स नेचर। यानी फिजिक्स जो है, फिजिक्स एक इंग्लिश वर्ड है। फिजिक्स एक इंग्लिश वर्ड है जो ओरिजिनेट हुआ है यानी उत्पन्न हुआ है फ्यूसिस से। फ्यूसिस एक लैटिन वर्ड है। फ्यूसिस एक लैटिन वर्ड है जिससे फिजिक्स की उत्पत्ति हुई है। अगला पॉइंट है आपका फादर ऑफ फिजिक्स। तो फादर ऑफ फिजिक्स अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो फादर ऑफ फिजिक्स है। तो ये आप नोट कर लीजिए। उसके बाद मैं बेसिक टर्म्स आपको देखता हूँ। तो बच्चों, इसमें मेरा सबसे पहला है सो है फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि। हम फिजिक्स पढ़ना स्टार्ट किए मतलब क्या, हम हर हमेशा किसी न किसी राशि को ही अध्ययन करेंगे, किसी न किसी क्वांटिटी को ही अध्ययन करेंगे। जैसे वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटी आएंगे। तो देखिए, ये जो आपका क्या है फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, ये है क्या, ये क्या क्या डिफाइन करता है। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटी का दो बात कंफर्म होता है। एक आपका क्या होगा, मस्ट बी मैग्नीट्यूड। और सेकेंड होगा आपका मे बी में आ जाएगा आपका डायरेक्शन में भी डायरेक्शन। जैसे देखिए बच्चों, किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो कंफर्म ही है ये होगा। जैसे 5 kg, तो उसमें डायरेक्शन नहीं है बट मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। दिशा हो या ना हो लेकिन परिमाण तो होगा ही। तो इसीलिए मैंने क्या लिखा है, मस्ट बी मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड होगा। और डायरेक्शन में मैंने मे भी लिखा है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे फोर्स, तो फोर्स में डायरेक्शन होता है, फोर्स किसी दिशा में लगाते हैं। बट kg, मान लीजिए 5 kg आलू है, 6 kg चावल है, राइस है, तो उस सब में कोई डायरेक्शन नहीं होता है बट परिमाण यानी मैग्नीट्यूड तो होगा ही। तो ये आपकी रही क्या, फिजिकल क्वांटिटी। ये आपकी क्या रही, फिजिकल क्वांटिटी। अब बच्चों, आपका अगला जो पॉइंट है सो क्या है, चेंज का डिफिनेशन क्या है, इट इज डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू के बीच जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग जनरली क्या चेंज बोलते हैं, उसी को चेंज बोलते हैं। जैसे देखिए क्या हो जाएगा, चेंज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो नोट कीजिए, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे आप ये क्वेश्चन आपका हो सकता है कि सर क्या हम इनिशियल में से फाइनल को घटा के चेंज नहीं दिखा सकते? तो दिखा सकते हैं, क्यों ना दिखा सकते हैं, वो भी दिखा सकते हैं, लेकिन वहाँ पे चेंज जनरली आपको निगेटिव आ जाएगा।
जैसे होता है क्या है, जो फाइन इनिशियली हमारा क्या रहता है, कोई भी चीज़ का वैल्यू कम रहता है और बाद में क्या होता है वो बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए इनिशियली गाड़ी चलना स्टार्ट किया है तो उसका जो फाइनल पोजीशन होगा सो क्या होगा, जीरो होगा, और नहीं, इनिशियल पोजीशन जीरो होगा और फाइनल पोजीशन कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जो यदि हम इनिशियल में से फाइनल को माइनस करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। इनिशियल में से फाइनल को जब हम माइनस करेंगे तो निगेटिव आ जाएगा। अब देखिए चेंज पॉजिटिव भी होता है, चेंज निगेटिव होता है। जैसे आपका सपोज कर लीजिए फाइनल है, फाइनल वैल्यू ग्रेटर हुआ इनिशियल वैल्यू से, फाइनल वैल्यू ग्रेटर हुआ इनिशियल वैल्यू से, तब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तब ये पॉजिटिव होगा यानी इन क्या हुआ, इंक्रीज किया, बढ़ गया, यानी फाइनल ज़्यादा हो गया इनिशियल से तो ये पॉजिटिव होगा और इंक्रीज करेगा। बट जब फाइनल लेस होगा, फाइनल लेस होगा इनिशियल से, तो ये क्या हो जाएगा, आपका निगेटिव भी हो सकता है और ये डिक्रीज तो करेगा ही, निगेटिव भी हो सकता है और डिक्रीज तो करेगा ही, है ना, डिक्रीज तो करेगा ही। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, तो चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, v इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, यानी फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को घटा देंगे। वेग बराबर क्या होता है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या, वेग में परिवर्तन। अगला आप लिख सकते हो चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, इसको क्या लिख सकते हो, तो x इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई, यानी पोजीशन में जो चेंज आएगा सो x बराबर क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जैसे इसको आप हिंदी में स्थिति बोल सकते हो, तो अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। जैसे देखिए चेंज, अब मान लीजिए आपके पास पहले 10 रुपया था और अभी 5 रुपया हो गया, तो अभी 5 रुपया हो गया यानी कहने का मतलब फाइनली आपके पास 5 रुपया है और इनिशियली 10 रुपया था, तो क्या हुआ, आपका जो चेंज है सो क्या हुआ है, घट गया है और निगेटिव में चला गया है ना, 10 से घट के 5 आ गया है, हमारे मतलब क्या, निगेटिव हो गया है। वही जब यदि मान लीजिए आपके पास अभी 10, अभी मान लीजिए 10 है और पहले 5 था, तो आपका चेंज जो है सो क्या, बढ़ गया है। जैसे देखिए इसमें क्या है, पहले आपका 10 था और पहले 5 था, अब 10 हो गया, तो क्या हुआ, पॉजिटिव यानी बढ़ा है और इंक्रीज किया, बढ़ गया। लेकिन जब वही मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, जो फाइनली आपके पास 5 हो गया और इनिशियली 10 था, तब यहाँ पे क्या हुआ, जो डिक्रीज कर गया है आपका जो चेंज है सो घट गया है, निगेटिव में चला गया है ना। कन्फर्म नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों, आपका अगला जो टर्म है, अगला पॉइंट है सो क्या है, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, ये जो ट्रायंगल जैसा दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। इसको क्या बोलते हैं, डेल्टा। ये हिस्ट्री वाला सुंदरबन डेल्टा नहीं है, ये फिजिक्स का डेल्टा है। डेल्टा आखिरकार है क्या, सो देखिए, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द इनसिग्निफिकेंट। जैसे डेल्टा जो है हमारी, सो क्या करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। डेल्टा क्या करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इनसिग्निफिकेंट चेंज हुआ यहाँ पे, इनसिग्निफिकेंट चेंज छूट गया, इनसिग्निफिकेंट चेंज। डेल्टा जो है सो क्या करता है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ले लीजिए चेंज इन फिजिकल क्वांटिटी में ही ले लीजिए, डेल्टा भी, तो क्या लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई। डेल्टा पी ले लीजिए, तो डेल्टा पी क्या होगा, पी एफ
माइनस पी आई, पी एफ माइनस पी आई, डेल्टा टी ले लीजिए, क्या हो जाएगा टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई। शो देखो बच्चों, ये मैंने क्या लिखा, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट चेंज, यानी वैसा चेंज जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, यानी बड़ा चेंज, जैसे 10,000 का चेंज, 50,000 का चेंज, तो ये सब को नेगलेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन 5 पैसा का चेंज, 2 पैसा का चेंज, वो सब को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम डेल्टा का यूज ना करेंगे, उसके लिए डी का यूज करते हैं। मैं बताता हूँ अभी, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डी का यूज करते हैं। तो देखिए ये आपका क्या रहेगा, जैसे इनसिग्निफिकेंट लिखा हुआ है ना, इनसिग्निफिकेंट का हिंदी ये होता है कि जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जिसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते उसे सिग्निफिकेंट बोलते हैं, उसे सिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट नहीं, सिग्निफिकेंट, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, बड़ा चेंज है। अब देखिए छोटा चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए, छोटा चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग डी का यूज करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, डी का यूज करते हैं। शब्द के सामने आप स्टार देख लिखते चलिएगा, पॉइंट्स डी। अब आप ये मत कहना कि मैंने तो ABCD पढ़ी थी, वो डी अलग थी, बट ये डी अलग है। इसको क्या लिखेंगे बच्चों, इसको क्या लिखेंगे, इट इज वेरी, it is used to very small insignificant change, insignificant change। जैसे देख लीजिए डी को क्या लिख सकते हो, वी एफ माइनस वी आई, वी एफ माइनस वी आई। डी पी को क्या लिख सकते हो, पी एफ माइनस पी आई। डी टी को क्या लिख सकते हो, टी एफ माइनस टी आई, टी एफ माइनस टी आई। देखिए देखने की बात यह है कि मैंने क्या किया है, जो टर्म यहाँ पे यूज किया है उसी फिजिकल, जो फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे है वही फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर भी है। तो आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये तो दोनों सेम ही है। नहीं बच्चों, ये दोनों सेम नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सिग्निफिकेंट, और यहाँ पे क्या लिखा है, तो देखो इनसिग्निफिकेंट, यानी वैसा चेंज जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 10,000 किलोमीटर की कंपेयर करो 1 सेंटीमीटर से, तो उसको तो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। सेंटीमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर, ये सब के लिए है ना, जो ये सब का इसका यूज किया जाएगा। बहुत वेरी स्मॉल चेंज आएगा, वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डी का यूज करेंगे। तो डी भी बराबर वही होगा वी एफ माइनस वी आई, बट वेरी स्मॉल, बहुत छोटा चेंज। यानी जब वेलोसिटी में बहुत छोटा चेंज आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी वी। जब मान लीजिए मोमेंटम में बहुत छोटा चेंज आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डी पी। जब टाइम में बहुत छोटा चेंज आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, डी टी। जबकि वही बड़ा चेंज रहेगा वेलोसिटी में तो डेल्टा वी, मोमेंटम में तो डेल्टा पी, और टाइम में तो डेल्टा टी, है ना। अब देखिए डी का एक और यूज है, डी का सिर्फ चेंज के लिए ही नहीं, डी का एक और यूज है। वो क्या है, सो देखिए डी का एक और यूज है बच्चों, डी इट इज used to represent very small magnitude of physical
क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, यानी डी का एक और यूज है कि बहुत छोटा, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट के लिए हम डी का यूज करते हैं। वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड यानी बहुत छोटा सा परिमाण, बहुत ही छोटा सा परिमाण। जैसे आप देख लो एग्जांपल मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए एग्जांपल इस बॉक्स में बताता हूँ। जैसे मान लो कि क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू मतलब वेरी स्मॉल वर्क डन। वेरी स्मॉल वर्क डन। डी क्यू वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। या फिर डी टी वेरी स्मॉल टाइम। टाइम में लेंथ लिख दो, बेस्ट रहेगा। यहाँ पे डीएल बना दो। तो देखिए डी का एक और यूज है, वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट के लिए हम डी का ही यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डी डब्ल्यू का मतलब क्या है, जो वेरी स्मॉल वर्क डन, नॉट चेंज इन वर्क डन। चेंज इन वर्क डन नहीं है, डी डब्ल्यू का मतलब ऐसा नहीं कि वर्क डन में चेंज हो रहा है, ये बहुत छोटा वर्क डन है, इसीलिए मैंने डी का यूज कर दिया है। डी क्यू का मतलब यहाँ पे चार्ज में चेंज नहीं हो रहा है, ये बहुत छोटा सा चार्ज है। डी एल का मतलब लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये बहुत छोटा लेंथ है, इसलिए इसको डी एल से मैं डिनोट किया हूँ। ठीक है, तो नोट करो। अब देखो बच्चों, आपका अगला टर्म है, जो अगला टर्म जो आपका है सो क्या है, टाइम। अगला टर्म क्या है, टाइम। तो देखिए टाइम 3 टाइप्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो जाएगा t = 0, सेकंड हो जाएगा आपका क्या, सेकंड इंस्टेंटेनियस या टाइम इंस्टेंट इसको बोलो, और थर्ड बोलो क्या, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल। अब देखो टाइम 0 यानी इसको क्या बोल सकते हो, t = 0 मतलब 0 टाइम, टाइम इंस्टेंट और टाइम इंटरवल। इसको लिख लो 0 टाइम, जीरो टाइम। तो चलिए बारी बारी से हम सबको पढ़ते हैं। तो पहले किसको स्टार्ट करते हैं, टाइम इंस्टेंट को। टाइम इंस्टेंट क्या है बच्चों, टाइम इंस्टेंट क्या है, शो देखते हैं। डिफिनेशन पहले लिख देते हैं, फिर समझा देता हूँ। इट इज the time, it is the value of time, it is the value of particular time, particular time। जैसे देखिए पार्टिकुलर टाइम, तो इट इज द वैल्यू ऑफ पार्टिकुलर टाइम, इट इज द वैल्यू ऑफ पार्टिकुलर टाइम। पार्टिकुलर का मतलब होता है खास, और टाइम का मतलब समय। तो खास समय, किसी खास समय को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम इंस्टेंट। किसी खास समय को क्या बोलते हैं, टाइम इंस्टेंट। जैसे देखिए एग्जांपल आपका है क्या, 2 PM, 3 PM, 6, 5 × 30 PM, कुछ भी ले लो। तो ये सब क्या है, एक खास टाइम है। जैसे आपको कोई पूछा कि आपके घड़ी में अभी क्या बज रहा है, तो आपने क्या बताया, 2 PM। मतलब क्या हुआ इसका, कि कोई खास समय पूछा कि अभी क्या बज रहा है,
इस इंस्टेंट पे वो पूछ रहा है, खास इंस्टेंट पे। तो आपने जो बताया सो क्या खास टाइम बताया, वो पार्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है, आपने पार्टिकुलर टाइम बताया है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं टाइम इंस्टेंट। यानी जिस समय पूछा उसी समय मैंने बताया, तो उस टाइप के टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं टाइम इंस्टेंट। जैसे 2 PM 3 PM 4 AM कुछ भी आप जो एक टाइम होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं टाइम इंस्टेंट। अब अगर आपका क्या है टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल देखते हैं क्या है। इट इज द टाइम गैप, it is the time gap between two instant time, टाइम इंटरवल क्या है कि दो इंस्टेंट टाइम के बीच का जो गैप होता है, यानी दो खास समय के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं टाइम इंटरवल। जैसे मूवी में देखते हो आप, आधी मूवी चल जाती है और फिर इंटरवल आता है, फिर आधी मूवी चलती है, तो उसका बीच का जो समय होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटरवल, टाइम इंटरवल। क्या है टाइम इंटरवल। देखिए एग्जांपल देखिए, तो टाइम इंटरवल बराबर क्या हो जाएगा, टाइम इंटरवल बराबर टाइम इंटरवल इक्वल टू क्या हो जाएगा फाइनल टाइम TF माइनस इनिशियल टाइम TI, TF माइनस TI। ये आपका क्या हो जाएगा, ये तो हो गया आपका टाइम इंटरवल, बट ये दोनों क्या है, तो ये आपका क्या है टाइम इंस्टेंट, और ये भी आपका टाइम इंस्टेंट, दोनों ही क्या है टाइम इंस्टेंट। जैसे देखो मान लो 2 PM और 4 PM, ये क्या है, तो देखो 2 PM और 4 PM जो आपका है, 2 PM और 4 PM जो है, सो ये दोनों क्या है टाइम इंस्टेंट, ये दोनों क्या है टाइम इंस्टेंट, और ये दोनों क्या है टाइम इंस्टेंट। इसके बीच का जो डिफरेंस है, इसके बीच का जो डिफरेंस है 2। अब यहाँ पे क्या लिखोगे AM PM नहीं लिखाएगा बच्चों, यहाँ पे 2H होगा, 2H यानी 2 आवर, 2 घंटा, 2 घंटा। तो ये जो होगा सो आपका क्या हो जाएगा 2H जो आपका होगा सो क्या हो गया टाइम इंटरवल, क्या हो गया टाइम इंटरवल, 2H जो हुआ सो टाइम इंटरवल। देखिए 2 बजे और 4 बजे के बीच का जो गैप होगा, सो यदि आपसे कोई पूछेगा कि 2 बजे यानी 2 PM और 4 PM के बीच का जो गैप होगा सो क्या होगा, तो उसको आप यानी देख रहे दोनों के बीच का जो डिफरेंस है सो 2 है, तो आप उसको 2 PM नहीं बोलोगे, 2 AM नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे 2H, यानी 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच का जो गैप होगा सो 2 घंटा का होगा, ना कि 2 PM का होगा या 2 AM का होगा। क्या चीज़ का होगा 2 घंटा का होगा। ये 2 घंटा क्या होगा तो टाइम इंटरवल। जैसे आप मूवी में जाते हो तो देखते हो आधी चल जाती है फिर आधी चलती है, तो बीच वाला जो टाइम रहता है जिसको हम लोग गैप बोल सकते हैं या क्या बोलते हैं इंटरवल, आधी चली गई फिर आधी आएगी। तो देखिए दोनों का बीच का जो गैप है 2H, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे टाइम इंटरवल। और ये 2 PM और 4 PM क्या हो गया मेरा टाइम इंस्टेंट, ये नोट करो। फिर देखते हैं टाइम जीरो क्या होता है, या फिर इसको आप डेल्टा साइन से यूज कर सकते हो। तो बच्चों डेल्टा साइन से यूज करना चाहोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो dt बराबर क्या TF माइनस TI, या फिर dt बराबर क्या हो जाएगा TF माइनस TI। इसी बात को मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए यहाँ पे लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा TF माइनस TI का, सो क्या हो जाएगा आपका टाइम इंटरवल है ना, टाइम इंटरवल है ना। और ये दोनों आपका क्या हो जाएगा टाइम इंस्टेंट, ये दोनों क्या हो जाएगा आपका टाइम इंस्टेंट। और ठीक है यहाँ तक नोट कीजिए। अब बच्चों देखो अगला आपका टर्म है उसका क्या है टाइम जीरो, यानी t इक्वल टू 0। ये हजम तो नहीं हो रहा होगा कि टाइम जीरो कैसे होगा, लेकिन देखो इट इज द टाइम इंस्टेंट व्हेन ऑब्जर्वर स्टार्ट्स ऑब्जर्विंग द मोशन, यानी जब जिस समय ऑब्जर्वर यानी कोई आदमी कोई गाड़ी को चलना
जब गाड़ी को देखता है तो उसके लिए वो टाइम क्या होता है 0। वहाँ से जर्नी स्टार्ट करेगा, सो टाइम काउंट होगा, बट वो टाइम काउंट नहीं होगा। ये हजम नहीं हुआ। देखो मान लो अब टाइम निगेटिव भी मैं यहाँ समझाऊंगा कि टाइम निगेटिव भी होगा। देखो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, और ये गाड़ी पॉइंट ए है, बी है और सी है। यहाँ से यहाँ जाने में इसको लगता है 4 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ आने में क्या लगेगा, है ना। अब देखिए ये दोनों दूरी सेम है। देखिए हमको ये दिया हुआ नहीं है कि हाँ गाड़ी कितना स्पीड से चला नहीं चला, वो सबसे हमको कोई मतलब लेना देना है नहीं। थोड़ा गाड़ी जैसा बना देते हैं, है ना। तो अब देखिए ऑब्जर्वर से आप पूछिएगा, ऑब्जर्वर गाड़ी को ऑब्जर्विंग कहाँ से करना स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर से बी पॉइंट पर से देखना शुरू किया, यानी कि जब गाड़ी बी पॉइंट पे आया तब ये अपना आँख खोल दिया। तो यहाँ से ये ऑब्जर्विंग स्टार्ट किया है। तो इस टाइम पे आप इसको पूछिएगा कि इस पॉइंट पे गाड़ी का टाइम क्या हो रहा है, तो ये क्या बताएगा कि यहाँ पे जो टी है सो क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे टी होगा 0। जब यहाँ पे आएगा तो आप क्या बोलिएगा, पूछिएगा तो ये बताएगा क्या 4 सेकेंड। सपोज कीजिए कि 4 सेकेंड लगा है, बट जब इससे पूछिएगा कि बताओ जो गाड़ी यहाँ पे था तो कितना टाइम पे था, तो इसने तो देखा नहीं है, बट ये मेजर करेगा कि जब यहाँ जाने में 4 सेकेंड लगा और दोनों डिस्टेंस सेम ही है तो यहाँ आने में भी 4 सेकेंड लगा होगा, बट -4 सेकेंड बताएगा ये। बोलेगा कि क्योंकि देखिए 0 के इधर आप आइएगा तो माइनस ही होगा, 0 के जैसे ही इधर आते हैं निगेटिव डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा माइनस, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो प्लस, तो इधर क्या ये बताएगा माइनस। अब देखिए आपको हजम नहीं हो रहा होगा कि माइनस कहाँ से आ गया। देखिए माइनस सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि माइनस मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिशा को, परिमाण को नहीं, है ना। ये दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे तो एक बात कंफर्म है बच्चों, जो टाइम इंस्टेंट क्या होता है निगेटिव और पॉजिटिव, बट टाइम इंटरवल ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव। देखिए इसके बीच का जो टाइम होगा आपका, है ना, सो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। बट टाइम इंस्टेंट देख रहे हो यहाँ पे क्या t = 0 भी हो जाएगा, टाइम इंस्टेंट 0 भी होता है, टाइम इंस्टेंट आपका 0 भी होगा, बट टाइम इंटरवल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। टाइम इंटरवल क्या होगा ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब ये देखो निगेटिव कब होगा पॉजिटिव कब होगा, तो देखो TF ग्रेटर होगा TI से, TF ग्रेटर होगा TI से, तभी क्या हो जाएगा पॉजिटिव टाइम इंस्टेंट। और यदि ये लेस हुआ तो क्या हो जाएगा निगेटिव, और यदि ये लेस हुआ तो क्या हो जाएगा निगेटिव। अब देखो एक एग्जांपल लीजिए, एक एग्जांपल ये है कि मान लीजिए अभी 2020 है, ठीक है, तो कभी ये तो 0 भी रहा होगा, इससे पहले क्या, इससे 20 साल पहले जाइए तो क्या हो जाएगा -12। तो कोई आदमी जो इस यहाँ पे उसका जन्म हुआ था, यानी 0 से 20 साल पहले, तब आप उसको यहाँ पे पूछिएगा जब ईयर्स 00 चल रहा था तब कि आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, आपका जन्म यानी आपका एज कितना है, तो वो क्या बोलेगा कि -20 साल, यानी 20 साल पहले। 0 के पीछे आप जाइएगा तो क्या माइनस ही होगा, बट वो ऐसा नहीं बोलता है, वो क्या बोलता है देखिए 12 BC, जो हिस्ट्री में आप जनरली देखते हैं BC लिखा हुआ, मतलब क्या है कि 00 से पहले, ऐसा थोड़ी 00 से पहले नहीं रहा होगा पृथ्वी, वो तो रहा होगा। तो 00 से पहले जो हम लोग बोलते हैं माइनस बेहतर नहीं लगता है, इसलिए माइनस ना बोल के क्या बोलते हैं BC। ये बात को हिस्ट्री में बोलता है बट वो अपने दायरे में बोलता है, बट फिजिक्स है ना जो प्लस माइनस में बोलेगा, ये तो BC नहीं बोलेगा। तो
ये भी बोलता है, ये देखो यहाँ से यहाँ का 20 का डिफरेंस क्या 12 हो गया, और यहाँ से यहाँ का 20, यहाँ से यहाँ का भी 20। बट ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है निगेटिव। ये डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना ही होगा। देखो 20,020 का हो गया डिफरेंस। तो ये 20 साल पहले बोलेगा क्या, जो मेरा ये एस था यानी माइनस। तो आप जान लीजिए कि टाइम नेगेटिव भी होता है बट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव टाइम सिर्फ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ तक आप नोट करो, फिर आगे देखते हैं। तो बच्चों अगला टर्म आपका जो है अब सो फंक्शन है। क्या है फंक्शन। तो देखिए फंक्शन क्या होता है। जब कभी आपको इस टाइप का लिखा हुआ मिल जाए y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको क्या पढ़ते हैं एफ ऑफ एक्स। अब देखिए अब आप कहेगा कि सर एफ ऑफ एक्स का हिंदी क्या होगा। तो यार हिंदी मत जानो, जो आप नया टर्म पढ़ रहे हो उसको इंग्लिश में ही समझ लो। एफ ऑफ एक्स का इंग्लिश एफ ऑफ एक्स भी ही होता है, वेलोसिटी का इंग्लिश वेलोसिटी ही होता है, वेलोसिटी का हिंदी भी मान लो वेलोसिटी ये होता है बेग। लेकिन चलो हमको वेलोसिटी से मतलब क्या जरूरी है कि हिंदी जानने का, क्योंकि हमको तो इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई करनी है ना। क्योंकि अच्छी राइटर का बुक देख रहे हैं कि आप इंग्लिश मीडियम में आती है ना। तो देखो क्या हो जाएगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको क्या लिख सकते हो, शो y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी y जो है सो क्या है x का फंक्शन है, y जो है x का फंक्शन है। अगला पॉइंट क्या लिख सकते हो, बोथ x and y and x are variable, x and y का वेरिएबल and we can say y depends on x। यानी कहने का मतलब क्या है, सो देखो कि y जो है सो x का फंक्शन है, y इज द फंक्शन ऑफ x। यानी क्या होगा, सो आप देख लो इस पॉइंट में, यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन है। तो y बढ़ेगा तो x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, x घटेगा तो y भी घटेगा। फंक्शन का मतलब यही होता है कि एक के घटने से दूसरा घटे या बढ़े। यदि मान लीजिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है, यहाँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधा समानुपाती है, तो यहाँ बढ़ेगा। लेकिन इन्वर्सली रहता तो घट भी सकता है। तो इन्वर्सली है तो ऐसा मतलब नहीं कि उसका फंक्शन नहीं है, वो भी उसका फंक्शन ही है, बट वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे क्या है, एक्स को बढ़ने से वाई बढ़ेगा और वाई को बढ़ने से एक्स बढ़ेगा, ये सीधा समानुपाती है ना। तो क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी x के बढ़ने से y बढ़ेगा। अगला पॉइंट है, बोथ y एंड x आर वेरिएबल एंड वी कैन से y डिपेंड्स अपॉन ऑन x। यानी यहाँ पे x और y जो है, देख लीजिए x और y दोनों का दोनों क्या है वेरिएबल, दोनों ही टर्म आपका वेरिएबल है, दोनों ही वेरी करने वाला है। बट y डिपेंड क्या करेगा x पे, y डिपेंड किस पे करेगा x पे। अब एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आपका क्या है, जो बच्चों देखो, एक कार इज मूविंग with velocity y, velocity v which is given by y equal to which is given by y equal to गिवन y यानी दिया हुआ है आपका क्या, y इक्वल टू
वाई में भी इक्वल टू, क्योंकि वेलोसिटी लोग को देना है तो देते हैं क्या 2t, भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो इफ t इक्वल टू 0 देन भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 इक्वल टू 0। देख रहे हैं, इफ t इक्वल टू 2 देन भी इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इफ t इक्वल टू 3 भी इक्वल टू 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। यानी कहने का मतलब है क्या, जो v है सो t जो है सो v का फंक्शन है, यानी t के बढ़ने से v भी बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे t इक्वल टू 0 जो मैंने रखा तो क्या v का वैल्यू 0 आया, t का वैल्यू जब मैंने 2 रखा तो v का वैल्यू 4 आया, t का वैल्यू जब मैं 3 रखा तो v का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। यानी कि t के बढ़ने से v भी बढ़ेगा, t के बढ़ने से v भी बढ़ेगा, है ना, t के बढ़ने से v भी बढ़ेगा। तो यहाँ तक आप नोट करो इसको। अब देखिए बच्चों, आपका अगला है लीनियर फंक्शन। अगला क्या है, लीनियर फंक्शन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, एक रेखीय फलन, एक रेखीय फलन यानी लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन को हम लोग कैसे समझेंगे, कैसे पहचानेंगे, तो जहाँ पे आपको लिखा मिल जाए y इक्वल टू mx प्लस c, तो ये समझ लेना है कि लीनियर फंक्शन ही है, लीनियर फंक्शन ही है। वेयर जहाँ वेयर कहीं जहाँ होता है, जहाँ m कॉमा c क्या हो जाएगा r कांस्टेंट एंड y कॉमा x क्या हो जाएगा वेरिएबल, क्या हो जाएगा वेरिएबल। ऐसा जहाँ पे आपको मिल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन देखिए ये सब फंक्शन का हमें फिजिक्स में यूज है, तो सिर्फ हमको पहचानना है। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, नहीं होता, इसके लिए हमारे पास बड़ा बड़ा चैप्टर है पढ़ने के लिए। किसी का मैथमेटिक्स में है तो किसी का फिजिक्स में है, बट है इसके लिए लीनियर फंक्शन आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है। इसका एक बड़ा बड़ा चैप्टर टॉपिक आपका है ये सब, तो वहाँ पे हम इसका डिटेल जानेंगे। सिर्फ हमको यहाँ पहचानने आना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शन है, इसका यूज कैसे करेंगे। तो अब इसका एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल देखते हैं कि मान लो y इक्वल टू 4x प्लस 7 दिया रहे, y इक्वल टू 7 प्लस x दिया रहे, y इक्वल टू 7x दिया रहे, y इक्वल टू 7x दिया रहे, जिसे हम क्या जीरो तो यहाँ पे लिख सकते हैं, जीरो तो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस टाइप के टॉपिक को क्या बोलेंगे हम लोग, जो लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन मतलब, लीनियर फंक्शन का मतलब क्या, हिंदी में आप एक बात लिख लीजिए, पावर x का पावर 1 होना चाहिए। इस बात को आप याद रखिएगा कि लीनियर फंक्शन वही होगा जिसमें x का पावर 1 होगा। तो देख लो यहाँ पे भी देख लो x का पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, हर जगह x का पावर 1 है। कांस्टेंट नहीं है तो जीरो कांस्टेंट है ना। तो ऐसा फंक्शन आपको कभी भी कहीं भी दिख जाए तो उसको क्या बोलना है, ये लीनियर फंक्शन है, ये लीनियर फंक्शन है। नोट कीजिए। अब देखिए बच्चों, अगला जो आपका है सो क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन यानी द्विघातीय फलन। जैसा कि आपने 10th क्लास 9th क्लास में द्विघात समीकरण पढ़ा, वही है ये क्या, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन तो देखते हैं क्या होता है। तो आप तो जानते हैं 10th क्लास में पढ़ चुके हो, क्या हो जाएगा y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a कॉमा b कॉमा c क्या हो जाएगा कांस्टेंट ए बी सी क्या हो जाएगा कांस्टेंट, ए बी सी क्या हो जाएगा
कांस्टेंट, जैसे एग्जांपल लेते हैं क्या, y इक्वल टू 4x² प्लस 6x माइनस 7, माइनस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका, x tan थीटा माइनस g² अपॉन 2u² cos² थीटा। ये अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, तो क्या हम जीरो जोड़ सकते हैं? अब कहिएगा ये सब क्वाड्रेटिक फंक्शन कैसे है, हमें समझ में नहीं आया। तो बच्चों मैं समझाता हूँ। देखो ये जो है आपका, सो क्या हो गया b, ये क्या हो गया b, यहाँ से जो यहाँ का टर्म है आपका इसको कैसे दिखाओगे, ये सब सिर्फ x² वाला का छोड़कर सो क्या हो गया a, और ये क्या हो गया आपका c। तो देखो a b c और x का पावर क्या है x², तो ये क्या हो जाएगा आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब है बच्चों, क्वाड्रेटिक फंक्शन का मतलब है बच्चों कि x का पावर क्या होना चाहिए स्क्वायर। जहाँ पर भी आपका कभी x का पावर दिख जाए 2, x का पावर 2 हो तो उसे क्या क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। जहाँ पे आपको x का पावर 2 दिख जाए उसे क्या बोलेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन। जैसे थर्ड एग्जांपल आप ले लीजिए, y इक्वल टू 7 प्लस 3x², ये भी आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं 3x² प्लस 0x और प्लस 7, है ना। अब बनिए क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको नोट करो। तो बच्चों आपका है अगला क्या, साइनसोइडल फंक्शन। ये फंक्शन किस टाइप का रहेगा, इसे हम कैसे पहचानेंगे, तो कहीं पर भी आपको दिख जाए y इक्वल टू a साइन bx प्लस c, इस टाइप का यदि आपको दिख जाए तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे साइनसोइडल फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे साइनसोइडल फंक्शन। इस टाइप का कहीं पर भी आपको दिख जाए तो इसको क्या बोलेंगे साइनसोइडल फंक्शन। अब इसका एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल किस टाइप का हो सकता है। सो देखिए y इक्वल टू 6x², वो y इक्वल टू 6x नहीं ये क्या आपका क्वाड्रेटिक, y इक्वल टू नहीं, EMF का एक एग्जांपल ले लेते हैं, EMF का ले लेते हैं। सो E इक्वल टू क्या हो जाएगा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये आपको क्या है EMF, ये आपको बैटरी का टर्म है। जब आपको बैटरी पढ़ाया जाएगा है ना 12th क्लास में, तो वहाँ पे ये आपको दिखने को मिलेगा। ये जो मैं बता रहा हूँ सिर्फ 11th के लिए नहीं, ये 12th के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद का जो लेक्चर आएगा डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद जो इंटीग्रेशन, ये सब का सब 11 12 दोनों में यूज आने वाला है। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन कि आप इसका यूज ना करेंगे। सिर्फ एक ऑप्टिक्स के अलावा, ऑप्टिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिसमें इसके बगैर भी आप पढ़ सकते हो, बट ऐसा और कोई चैप्टर नहीं है जिसमें इसके बगैर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया साइनसोइडल फंक्शन। आप देखते हैं अगला क्या है आपका अदर फंक्शन। अदर फंक्शन क्या होता है, देखो बच्चों अदर फंक्शन यदि आपको लग रहा है कि सर ज़्यादा स्पीड पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो को स्लो कर लेना, या फिर आपको लग रहा है कि सर यदि स्लो पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को आप स्पीड कर लेना, जिससे कि आपको अपने लायक बन जाएगा। वो तो फंक्शन दिया रहता है तो आप वहाँ से ऐसे बना सकते हो, है ना। तो ये किस टाइप का हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या लेंगे हम लोग। तो देखिए बच्चों y इक्वल टू 4x⁻³ माइनस 2x², y इक्वल टू 4√x।
हाँ बच्चों, तो अगला है आपका क्या, अदर फंक्शन। अब अगला क्या है, अदर फंक्शन। तो क्या लिखेंगे, y इक्वल टू 4√x, या फिर y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 4/x, यानी इसके बाद, इस सब फंक्शन के बाद जो भी बचेगा वो सब क्या हो जाएगा आपका अदर फंक्शन का। अदर फंक्शन में किसी भी टाइप्स आ सकता है, तो इस सब टाइप का कहीं पर भी आपको दिख जाए कोई फंक्शन, है ना, इस सब टाइप का, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदर फंक्शन। क्या होता है ये, अदर फंक्शन। अब अगला देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस टाइप का होगा, तो बच्चों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप का यदि फंक्शन होगा ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे देख लो, इफ x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा। फिर इफ x इक्वल टू 2, देन y इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। इफ x इक्वल टू 10, देन y इक्वल टू 10 का पावर 2 एंड 100। देख रहे हो, डबल हो जा रहा है, डबल हो जा रहा है। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो इसको नोट करो। अब देखिए बच्चों, आपका अगला क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होगा, तो देखो y इक्वल टू लॉग ए, y इक्वल टू लॉग ए, नहीं यहाँ पे x ले लो और बेस a ले लो। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सो देखो a का पावर y हो जाएगा, ये जो रहेगा सो पावर में चल जाएगा, इक्वल टू x, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा, a टू दी पावर y। जैसे देखो मान लेते हैं 3 इक्वल टू क्या ले लिए, लॉग 3 इक्वल टू लॉग 100, ये 2 ही लो, 100, और यहाँ बेस 10 ले लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 10 का पावर 2 इक्वल टू 100, जो रियली है होता है, ये जानते हैं ना हम लोग कि 10 का स्क्वायर का हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब ये लॉग क्या है नहीं है, ये सब आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है, लॉग पढ़ना है मैथमेटिक्स में। देखिए ये सब बात आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है या फिजिक्स चैप्टर में पढ़ना है, बट ये सब हमको पहले जरूरी है। मान लीजिए इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लॉग, ये सब मैथ वाले टीचर बाद में पढ़ाएंगे, तो उनके लिए हम तो रुकेंगे नहीं। इसलिए हमको जो यूज है थोड़ा बहुत उस पॉइंट को मैं डिफाइन कर देता हूँ, है ना। फिर आगे हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए ये इधर का हो गया ई वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स भी मिल सकता है, वाई इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स भी मिल सकता है। तो ई का वैल्यू ही होगा, सो क्या हो जाएगा 2.17 या 73। फिर आप लॉग को 2 टर्म में लिख सकते हो, लॉग 10 और लॉग ई। लॉग ई को क्या लिख सकते हैं, ln। लॉग ई को क्या लिखते हैं, ln। ये कैसे लिखता है नहीं लिखता है, ये सब यूज करते समय आपको समझ में आ जाएगी। इस सब के लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो यहाँ तक आप नोट करो। तो बच्चों अगला टर्म है आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें ग्राफ खींच लेते हैं। इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये क्या हो जाएगा, प्लस एक्स और ये प्लस वाई, प्लस एक्स और प्लस वाई। ये आपका क्या हो जाएगा 0,0, जो क्या है ओरिजिन है, ये क्या है आपका
ओरिजिन है 1 2 3 4 1 2 3 4। मान लो कि ये इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका जो आपको कोई पोजीशन पूछेगा, कोई ऑब्जर्वर मान लो कि यहाँ पे है और इससे पूछेगा कि इसका पोजीशन क्या है, इससे पूछा जाएगा इसका पोजीशन क्या है, तो ये क्या बताएगा 2,3 2,3 और कितना लेफ्ट गया है, ये इससे पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चला है, तो एक्स एक्सिस के अलोंग 2 चला है, मीटर होगा तो मीटर मान लो, और वाई एक्सिस के अलोंग कितना चला है, तो वाई एक्सिस के अलोंग 3 चला है ना। एक्स एक्सिस के अलोंग 2 और वाई एक्सिस के अलोंग क्या 3 पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो देखिए इस बात को समझने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, सो पॉइंट पहले लिख लीजिए। तो फर्स्ट में आपको क्या चीज़ का जरूरी पड़ेगा, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर फर्स्ट क्या जरूरी पड़ेगा, ऑब्जर्वर। सेकेंड स्टॉप वॉच। थर्ड ओरिजिन। और फोर्थ जो आपका है तो क्या है, एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट। एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट, एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट। अब देखिए ये ऑब्जर्वर, मान लीजिए हम पूछेंगे किससे, तो ऑब्जर्वर होना चाहिए, थे ऑब्जर्वर है। सेकंड पॉइंट आपका क्या है, स्टॉप वॉच। तो इससे पूछेंगे कि कितना समय पे गया, तो ये इसके पास घड़ी रहेगा तभी तो, और वो घड़ी की नॉर्मली घड़ी नहीं, ऐसा घड़ी होना चाहिए कि जिसमें 0 भी बजे, क्योंकि यहाँ से जब वो चलना स्टार्ट करेगा तो उस समय 0 होना चाहिए। जिस समय से गति प्रारंभ करेगा तो उस पॉइंट पर उसका टाइम t=0 होना चाहिए, तो इसलिए इसको क्या चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, ओरिजिन। तो चलेगा कहाँ से, यहाँ ओरिजिन से चलेगा। फोर्थ आपका क्या है, एक्सिस ऑफ एंड कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ तक चलेगा, है ना। तो ये सारी बात आपको समझ में आ गई, इसको नोट करो। तो बच्चों अब आपका अगला पॉइंट है, सो मेनली फिजिक्स से रिलेटेड है, मेनली फिजिक्स से रिलेटेड है, जिसमें से पहला पॉइंट आपका है पोजीशन। पोजीशन क्या होता है, तो देखिए इट इज़ द लोकेशन ऑफ पार्टिकल एट पार्टिकुलर इंस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू गिवन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे किसी लोकेशन, यानी इट लोकेशन दिया हुआ है, तो लोकेशन में, किसी लोकेशन में हम किसी का पोजीशन डिफाइन करते हैं, किसी का पोजीशन डिफाइन करते हैं। देखिए पोजीशन, अगला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट। इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट। अगला क्या होगा, इट कैन बी पॉजिटिव कॉमा निगेटिव एंड 0। पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0। देखिए हम लोग पोजीशन को एक टाइम इंस्टेंट पे डिफाइन करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि अभी आपका पोजीशन कहाँ है, क्या है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे गए, घर से आप स्कूल पे गए, तब आपसे पूछा जाएगा, जब आप स्कूल पहुंच गए तब कोई कॉल करके आपको पूछे कि आपका पोजीशन क्या है, तो आप क्या बोलिएगा कि स्कूल में जहाँ पे है वो आपका पोजीशन हुआ। तो पोजीशन पूछने का मतलब क्या हुआ कि किसी खास समय पे पूछ रहा है कि अभी आपका पोजीशन क्या है, यानी पार्टिकुलर इंस्टेंट। तो ये डिफाइंड कब हुआ, टाइम इंस्टेंट पे। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव, निगेटिव, 0 तीनों होता है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आपका आता है क्या, डिस्प्लेसमेंट। अगला पॉइंट आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट।
दोस्तों आपका अगला पॉइंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो इसको क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट, स्टार बना दीजिएगा, बेस्ट रहेगा, स्टार बना दीजिएगा तो समझने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट द चेंज इन पोजीशन of a moving body in a particular डायरेक्शन। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। और ये होता क्या है, इट कैन बी वही पॉजिटिव कॉमा निगेटिव एंड जीरो पॉजिटिव निगेटिव और जीरो तीनों होगा। सो देखिए मैंने क्या लिखा, द चेंज इन पोजीशन ऑफ ए मूविंग बॉडी इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन, यानी किसी भी मूविंग बॉडी का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में पोजीशन के चेंज को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, या आप ऐसे बोल सकते हो। इसको शॉर्ट में कैसे बोलेंगे, तो देखिए कि दो वस्तु के बीच की नज़दीकी दूरी, यानी टू पार्टिकल बिटवीन शॉर्टेस्ट लेंथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी दो वस्तु के बीच का जो नज़दीकी दूरी होगा उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, विस्थापन। ये क्या होता है, ये डिफाइन कब होता है, तो टाइम इंटरवल पर। जैसे दो टाइम इंस्टेंट, यानी दो टाइम इंस्टेंट के बीच का जो गैप होगा ना, उस पे ये डिफाइन होगा टाइम इन डिस्प्लेसमेंट, यानी टाइम इंटरवल पर डिफाइन होता है। ये पॉजिटिव निगेटिव और जीरो तीनों होता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा के फॉर्म में। तो देखिए इसको डेल्टा के फॉर्म में क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू एक्स एफ माइनस एक्स आई। इसको डिनोट क्या चीज़ से करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को एक्स से डिनोट करते हैं। यहाँ पे आप डेल्टा एक्स लिख दीजिएगा, डेल्टा एक्स, है ना। तो यहाँ तक नोट कीजिए। अब बच्चों आपका अगला टर्म है सो है डिस्टेंस, यानी दूरी। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, दूरी। तो डिफिनेशन क्या है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, बाय ए मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन, यानी कि किसी भी मूविंग बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ का ट्रेवल होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन लिखा है, यानी किसी भी डायरेक्शन में, है ना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दूरी, यानी कि किसी भी गतिमान वस्तु के द्वारा तय की गई पाथ की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी बोलते हैं। अगला पॉइंट है, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, यह है सो टाइम इंटरवल पर डिफाइन होता है। अगला पॉइंट क्या है, इट कैन बी पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। तो देखिए यहाँ पे पॉजिटिव ओनली होगा, ये निगेटिव और जीरो नहीं होता है दोस्तों। बच्चों ये पॉजिटिव और निगेटिव और जीरो नहीं होता है, ओनली पॉजिटिव होता है। जैसे देखिए, या तो मान लीजिए गाड़ी रुकी हुई रहेगी तो डिस्टेंस क्या कवर होगा, जीरो। डिस्टेंस क्या रहेगा, जीरो, यानी तय ही नहीं हुआ तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो वो तो मेरी क्वेश्चन नहीं थी। और गाड़ी आगे चलेगी या पीछे चलेगी, वो डिस्टेंस तो कवर करेगी, है ना। इसलिए कभी भी टाइम जो आपका ये डिस्टेंस है सो निगेटिव नहीं होगा। यदि मान लीजिए कहीं पर आपको इस टाइप से मिल जाए -5 किलोमीटर लिखा हुआ, तो इसको आप ये मत समझना कि ये क्या है, सो डिस्टेंस नेगेटिव हो गया। नहीं बच्चों, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं, ये माइनस ये बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि गाड़ी जो था सो आगे ना जाके पीछे चला गया, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जाके बैकवर्ड डायरेक्शन में गया है 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर, है ना।
अब देखिए अगली पॉइंट क्या है इसमें, जो डिस्टेंस, मैं शॉर्ट में लिखा हूँ डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये आपको हजम नहीं हो रही होगी। तो देखिए मैं समझाता हूँ। जैसे एक मैंने ले लिया, इस पर कुछ पॉइंट दे देते हैं, है ना, 0, 5, 10, 15, 20, 5, 10, ये माइनस में, ये माइनस में, ये आपका P हो गया, Q हो गया और R हो गया। अब देखिए कोई गाड़ी है, कोई वैन है, शो यहाँ से गया और यहाँ से यहाँ तक आ गया, है ना, यहाँ से वो चलना स्टार्ट, जर्नी स्टार्ट किया है, यहाँ पे स्टॉप हो गया। यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे स्टॉप हुआ है। तब आपसे पूछा जाएगा कि इसे बताइए उसने डिस्टेंस कितना कवर किया और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। तो बच्चों डिस्टेंस देखो, सब मान लो कि ये किलोमीटर में है, सब किलोमीटर में दिया हुआ है। तो देखो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया इसने, तो देखिए P से R गया है, तो क्या हो जाएगा PR, यहाँ से यहाँ तक गया और फिर यहाँ से यहाँ तक आया है, R से Q आया है, प्लस RQ। तो देखिए P से Q कितना है, तो देखो 5 5 5 सबके बीच 5 का गैप है, सबके बीच किसका गैप है 5 का। तो देखो इसके बीच 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20, तो क्या हो गया ये 20 प्लस ये क्या है 5 और 5 10, यानी टोटल लेंथ क्या हो गया आपका 30 किलोमीटर, किलोमीटर में दिया हुआ है तो 30 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट बच्चों मैंने क्या बताया था, शॉर्टेस्ट लेंथ, यानी सीधा आप याद रखिएगा दो वस्तु के बीच की नज़दीकी दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखिए यही ना होगा, यहाँ से यहाँ आने के लिए तो इतना ही तय करना पड़ेगा, है ना, इतना ही चलना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सो देखिए P से Q, यानी देखते रहे एक सीधा डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में गया, तो P से Q, तो P से Q कितना है 5 और 5 10 हो जाएगा, 5 और 5 10। अब आपका एक क्वेश्चन हो सकता है, कि सर ये तो माइनस था, जीरो से जब इधर आप आ गए तब तो ये -5 किलोमीटर हो गया। बच्चों -5 किलोमीटर तो है, बट ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना माइनस, ना कि लेंथ को, है ना, ये डायरेक्शन इसका निगेटिव में है बट मैग्नीट्यूड तो वही है। तो हमको क्या चीज़ से मतलब है, मैग्नीट्यूड से। डिस्टेंस में तो डायरेक्शन होती नहीं है ना। तो ये क्या होगा आपका, क्या है, जो माइनस नहीं प्लस होगा, माइनस नहीं प्लस होगा। तो ये आपका आ गया, ठीक है, इसको नोट करो। अब बच्चों आपका अगला पॉइंट जो है, सो क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होगा, तो लिखिए डिफिनेशन, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन with respect to time, यानी इसको आप हिंदी में क्या बोल सकते हो कि इकाई समय में स्थिति में परिवर्तन को वेग बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलोगे, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में जब पोजीशन का चेंज होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। ये 2 टाइप्स का होता है, वेलोसिटी क्लासिफिकर इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप आपका है क्या, एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट टाइप जो है आपका सो क्या है, एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ये क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, it is defined for time interval, it is defined for time interval, it is defined for time interval। तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, तो वेलोसिटी को हम लोग क्या भी बोलेंगे, डेल्टा वी। वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा वी वेलोसिटी है ना, तो क्या नहीं, वेलोसिटी डेल्टा वी नहीं, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा एक्स, यानी पोजीशन अपॉन टाइम, पोजीशन अपॉन टाइम। इसको क्या लिख सकते हैं, तो एक्स एफ माइनस एक्स आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई। ये है क्या, ये है क्या, तो ये जो ऊपर वाला है आपका सो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, यानी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। सेकेंड आपका है क्या, इंस्टेंटेनियस, टेनियस वेलोसिटी, मैं शॉर्ट लिख दिया हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये होगा क्या, इट इज डिफाइंड फॉर, it is defined for time instant, it is defined for time instant। यह डिफाइंड होता है टाइम इंस्टेंट, यह डिफाइंड होता है टाइम इंस्टेंट पे। इसको क्या लिख सकते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी। ये हमेशा डिफाइंड हुआ किसी खास समय के लिए, टाइम इंस्टेंट पे, किसी खास समय के लिए, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। बच्चों आपका अगला पॉइंट है सो क्या है, स्पीड। स्पीड यानी हिंदी में इसको चाल बोलते हैं। तो क्या है, इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन यूनिट टाइम, यानी इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, स्पीड यानी चाल बोलते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं। जबकि वेलोसिटी में यानी वेग में क्या था कि किसी एक दिशा में तय करना है, लेकिन यहाँ किसी भी दिशा में तय कर सकता है, जरूरी नहीं है कि एक दिशा में होना चाहिए। डायरेक्शन यहाँ ये वो उसमें डायरेक्शन होता है, बट इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ये डायरेक्शन लेस है ना। ये भी टू टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन इनटू टू टाइप। फर्स्ट टाइप आपका क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ बटा टोटल टाइम टेकन। और इंस्टेंटेनियस स्पीड को क्या लिख सकते हैं, डी एस बटा डी टी, डी एस बटा डी टी। देखिए एक बात तो कन्फर्म है कि जब हम बोलते हैं ना कि गाड़ी का कितना स्पीड से चल रहा है, बच्चों ये बोलना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गाड़ी एक डायरेक्शन लेके चलता है। तो गाड़ी एक डायरेक्शन लेकर चलता है तो वो होता है वेलोसिटी। गाड़ी का स्पीड मतलब हम क्या पूछ रहे हैं, वेलोसिटी। लेकिन हम लोग नॉर्मली उसको स्पीड इसलिए मानते हैं कि जो वेलोसिटी होता है यानी वही स्पीड भी होता है। देखिए वेलोसिटी में भी यही बात लिखा होगा और स्पीड में भी यही होता है। वेलोसिटी और स्पीड सिमिलर भी है, इसीलिए हम वेलोसिटी को स्पीड भी बोलते हैं, तो कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आती। बट फिजिक्स के दायरे से ये गलत है बोलना, ये रॉन्ग है, फिजिक्स के दायरे से ये रॉन्ग हो जाएगा। अगली पॉइंट आपका क्या है, एक्सेलरेशन। अगली पॉइंट आपका है एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों? एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, it is the rate of change of velocity, it is the rate of change of velocity with respect to, ये शॉर्ट लिखा हुआ है, with respect to time, with respect to time, यानी इसको आप कैसे बोल सकते हो हिंदी में कि इकाई समय में वेग में परिवर्तन को, इकाई समय में वेग के परिवर्तन को हम लोग त्वरण बोलेंगे, हिंदी में बोल सकते हैं। और इसी बात को इंग्लिश में कैसे बोल सकते हो? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि जब वेलोसिटी का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये भी टू टाइप्स का होता है। क्लासिफिकेड एक्सेलरेशन इज क्लासिफिकेड इनटू टू टाइप्स, ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप आपका क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन। फर्स्ट क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन। फर्स्ट क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन। इसको क्या लिख सकते हैं? डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल, डिफाइंड फॉर टाइम इंटरवल। ये डिफाइन करता है क्या? टाइम इंटरवल पर। एवरेज है तो टाइम इंटरवल पर। इसको लिख कैसे सकते हैं? तो डी भी डेल्टा भी बटा डेल्टा टी, यानी वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी एफ माइनस टी आई, वी एफ अपॉन वी आई माइनस टी एफ अपॉन टी आई, यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, अपॉन टोटल टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन। सेकेंड आपका क्या है? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इसको क्या लिख सकते हो? डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट, डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट, डिफाइंड फॉर टाइम इंस्टेंट। इसको डिनोट कैसे कर सकते हो? तो ए इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, डी वी अपॉन डी टी। आपको डी का मतलब सिर्फ चेंज ही नहीं बताया गया है, डी का मतलब सिर्फ चेंज ही नहीं, ये भी बताया गया है कि छोटा मैग्नीट्यूड, स्मॉल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसको क्या लिखेंगे? डी वी अपॉन डी टी। ये डिफाइंड क्या होता है? किस पर होता है? तो टाइम इंस्टेंट पे। जब आपसे कोई पूछेगा कि अभी आपका गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या है और आपने देखकर बता दिया, तो वो आप क्या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बताया है, आपने वो जो एक्सेलरेशन बताया सो एक्सेलरेशन क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। लेकिन आपसे कोई पूछे कि घर से स्कूल जाने के दौरान, जब आप घर से स्कूल गए उसके दौरान आपने कितना एक्सेलरेशन से गाड़ी को चलाया, तो वो क्या हो जाएगा आपका? टाइम इंटरवल, यानी एवरेज एक्सेलरेशन। एक एवरेज पूछ रहा है, जो डिफाइंड क्या चीज पर होगा? टाइम इंटरवल। दो टाइम के गैप के बीच का पूछ रहा है। जब दो टाइम के गैप के बीच का पूछेगा तो क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। और किसी खास टाइम पे पूछेगा, है ना, किसी खास टाइम पे, इंस्टेंट टाइम पे, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों। अब आपका अगला पॉइंट है, इसको नोट कर लो। यदि नोट नहीं किया हो तो वीडियो रोक कर नोट कर लेना स्किप करके। तो बच्चों आपका अगला पॉइंट जो है सो है लीनियर मोमेंटम।
लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, P इक्वल टू mv। इसमें P को तो आप पहचान ही गए, m क्या होगी आपका मास और v क्या है वेलोसिटी। अब ये है क्या नहीं है इसके लिए हमारा चैप्टर है पढ़ने के लिए, बस इसका सिर्फ आप फार्मूला से परिचित हो जाइए कि ये लीनियर मोमेंटम का फार्मूला होता है, कहीं पर इसका हम यूज कर सकते हैं। P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी। अगला पॉइंट आपका है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, K इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पर भी आपका m इक्वल टू मास, m जो है सो मास है और v है सो वेलोसिटी है, m है सो मास है और v है सो वेलोसिटी है। तो बच्चों ये लेक्चर समाप्त होती है यहीं पर, और इसके बाद का जो लेक्चर है सो बेसिक डिफरेंशिएशन का है।